सब जगह इम्पैक्ट करेगा दिनेश। जी, मैं आता हूँ अरुण कुमार जी के पास। इस बीच मैं आपको एक स्क्रीन पे और चीज़ दिखाता हूँ, खास तौर पे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमिलनाडु की 39 सीटें, यानी कि कोई भी एक स्टेट पूरी तरह से जो आज चुनाव पर चला गया, वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ऊपर का जो शायद लोग पढ़ ना पाएँ, लेकिन जो लाइट ब्राउन का हिस्सा है, उसको नॉर्थ तमिलनाडु कहते हैं। वहाँ पर तिरुवल्लुर, चेन्नई, इसके अलावा वेल्लोर और खास तौर से उसमें कांचीपुरम, ये सीटें वहाँ पर हैं। उसके साथ जो ब्लू कलर का जो हिस्सा है, इसको हम हमेशा वेस्टर्न तमिलनाडु या कोंगू नायडू के नाम से जानते हैं। लोगों को पता नहीं होगा कि ये ब्लू हिस्सा, जिसे कोंगू नाडू नायडू नाडू कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती रही है कि इसको अलग स्टेट बनाया जाए और काफ़ी टाइम से उनका एजिटेशन है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी-सी पैठ है और वो चाहते हैं कि इसको तमिलनाडु से अलग कर दिया जाए। इसके अंदर नीलगिरी है, कोयंबटूर जहाँ से अन्नामलाई लड़ रहे हैं, तिरुपुर भी यहाँ पर है, डिंडिगुल यहाँ पर है, सेलम, कृष्णागिरी, धर्मागिरी, इरोड, ये काफ़ी फेमस एरिया है। सेलम स्टील भी यहाँ पर आप कह सकते हो, जहाँ स्टील फेमस है। और जो येलो पार्ट है, जहाँ पर तिरुचिरापल्ली और तंजौर के एरियाज़ हैं, ये सेंट्रल तमिलनाडु होता है और साउथ के अंदर जो डार्क ब्राउन पार्ट है, वो मदुरई है, रामनाथपुरम जिसमें रामेश्वरम आता है, थूथुकुडी जहाँ से आपकी कनिमोझी जो है, इस टाइम जो डीएमके की बड़ी नेता है कनिमोझी, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। फिर तिरुनेलवेली है और कन्याकुमारी है। ये सीटें काफ़ी फेमस हैं। अगर ब्राउन के अंदर आप बिल्कुल लेफ्ट में, डार्क ब्राउन में लेफ्ट में देखें, थेनी सीट है, जो कि ब्लू के साथ टच है। ये थेनी सीट एकमात्र ऐसी सीट थी 2019 में जो एडीएमके ने जीती थी, बाकी 38 सीटें डीएमके गठबंधन ने जीती थी। लेकिन इस बार अब देखते हैं क्या होता है। हालाँकि लग तो रहा है कि काफ़ी हद तक बीजेपी ज़ोर मार रही है और पीएमके के साथ उन्होंने 10 सीटें उनको दी हैं, खुद 22 सीटें, 23 सीटें लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 सीटें उन्होंने दीनाकरण की एएमएमके को ली हैं। ये शशिकला के नेफ्यू हैं और थेवर कम्युनिटी साउथ से आते हैं ताकि उनको इम्प्रेस किया जा सके। जबकि जो पीएमके हैं बेसिकली वो उनकी बैकवर्ड एक वनियार कम्युनिटी है, जो नॉर्थ तमिलनाडु से आते हैं। एल मुरुगन को एक दलित फेस है जिनको नीलगिरी से टिकट दिया गया, लेकिन नीलगिरी का रास्ता बहुत मुश्किल है, ये मिनिस्टर भी रहे हैं, ये वहाँ से जीत नहीं पाएँगे, यह नंबर 3 की उम्मीद कर सकते हैं। अन्नामलाई कोयंबटूर से है और कोयंबटूर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एक साइड से पूरा का पूरा केरल को टच करता है, अपनी पॉपुलैरिटी को एनकैश करना चाहते हैं। लेकिन तमिसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल थी, उससे पहले वो थूथुकुडी से हार चुकी थी पिछले चुनाव के अंदर। इस बार उनको क्या कहते हैं, गवर्नर के पद से रिज़ाइन करवाया गया और फिर उसको चेन्नई साउथ से उनको लड़वाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसके जीतने के चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैंने छोटी-सी भूमिका इसलिए रखी कि 39 सीटें, ये वो सीटें हैं जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक अनुमान बिल्कुल क्लियर है कि एक क्लीन स्वीप वाली स्थिति फिर से पैदा हो रही है। एक स्थिति ये होगी कि अन्ना डीएमके के वोट थोड़े से कम हो सकते हैं और बीजेपी गठबंधन के वोट थोड़े से बढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इतने नहीं बढ़ेंगे जिसे आप ये कह पाएँ कि वो तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी फोर्स के रूप में आ सकें। हालाँकि उनकी कोशिश है कि वो सेकंड फोर्स में आए, लेकिन वो दरअसल थर्ड फोर्स के रूप में रहेंगे। लेकिन ये थर्ड फोर्स के रूप में भी तब तक है जब तक मोदी जी बीजेपी के चीफ हैं। जिस टाइम मोदी जी वहाँ से चले जाएँगे, उसके बाद फिर से डीएमके का अपना पुराना प्रभुत्व जो है वापिस आ जाएगा, क्योंकि मोदी अपने व्यक्तित्व के बेस पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअली इस चुनाव के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी नाम का कोई दल चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। इसका नाम मोदी जनता पार्टी है, एमजेपी कह सकते हो। सिर्फ मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को कैंडिडेट भी नहीं पता और जिस दिन ये पार्टी माइनस मोदी हो जाएगी, उस दिन इस पार्टी का क्या होगा नहीं पता। लेकिन पहले दौर के अंदर धमाकेदार शुरुआत है, वोटिंग भी कई जगह अच्छी है, फाइनल फिगर मुझे लगता है 60% क्रॉस करेगा, कई जगह 80% क्रॉस करेगा। अरुण कुमार शर्मा जी, आप तो आज बहुत चैनल्स पे गए हैं, गिरीश भाई भी बहुत सारे चैनल्स पे गए हैं, लगातार जा रहे हैं और बहुत सारी आपके पास सूचनाएँ भी होंगी। लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लिए इससे बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती थी। इतनी धमाकेदार, इतनी बम्बास्टिक, जिसको देख के कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कई दफ्तरों के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। बल्कि बीजेपी के कई लोग तो हो सकता है शाम को पूछ भी लेंगे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो शोले का डायलॉग है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये शायद हो सकता है। जी।
जी। मुझे लगता है जैसे पहले शो में टिकटें ज्यादा बिक जाएं और आधा घंटा पिक्चर देखने के बाद जो दर्शक है वो सीट छोड़कर बाहर आ जाए। ये शो बिल्कुल ऐसा शो है। पहले शो को सीधे सपाट शब्दों में अगर फ्लॉप कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। पहला पहला रिएक्शन ये है। दूसरी बात ये है कि छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत अधिक उत्साह होगा। भले ही वोटिंग तीन तीन बजे तक जो मुगालता था कि वोटिंग अच्छी नहीं होगी, परंतु जैसे ही 4 बजे तो जब डाटा आना शुरू हुआ जो आपने दिया है वो बहुत अच्छा डाटा आया है। और खास तौर पर जहां बीजेपी थम क्लेम करती थी कि यहां हम छोड़ेंगे नहीं, जहां जान और प्राण का सवाल था, वहां पर वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। विपक्ष ने बहुत दिलेरी से मुकाबला किया है। जैसे रामपुर की घटनाएं आई, कई बार पीलीभीत की घटनाएं आई जहां पर वोटिंग नहीं हो रही थी। एक पुल के बनाने के चक्कर में उन्होंने बहिष्कार किया था। एक जगह एक छोटा सा बच्चा जो था 18-20 साल का, वो एक फोन ले गया था अंदर, उसको अंदर चांटा मारा गया। उसके बाद बात बढ़ती गई, फिर वहां लाठियां बांधी गई, सिर्फ इसलिए कि ये जो डर का माहौल बनाया गया है इसका प्रचार हो, इसका प्रचार हो। और बीजेपी के खिलाफ जो टेम्पो बन गया है उसमें थोड़ी कमी आए, परंतु जो मेरे देखने में, मेरे अनुभव में आया है, आज जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसने बहुत शांत चित्त होकर अपने काम को अंजाम दिया है। कहीं भी उद्वेलित या उत्तेजित नहीं था वोटर। हर एक वोटर ये मानकर बैठा हुआ था कि मेरा उद्देश्य पहला वोट करना है और अगेंस्ट वोटिंग है, इसलिए वो कंसंट्रेट कर रहा था अपने आप को कि किसी भी घटना से इन्वॉल्व होने से जो मेरे देखने में, मेरे अनुभव में चीज आई, और वो वोट कास्ट करके सीधा अपने घर गया है। कोई इंटरेक्शन इधर उधर फालतू की नहीं हुई, जिससे बीजेपी घबरा गई है कि उसको लगता है कि विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो रही है और हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग नाकामयाब हो रही है। कहीं से कोई ऐसी अप्रिय बड़ी घटना नहीं आई, बल्कि मोदी जी ने एक स्टेज पर, शहडोल में एक सीट पर जाकर मोहम्मद वो क्रिकेट खिलाड़ी जो है उसका नाम दिया और कहा कि मुस्लिम भाई भी उसके नाम से हमें वोट देंगे। और उन्होंने एक शो बताया कि जो राहुल जी हैं और यादव साहब, अखिलेश जी जो हैं, ये दो लोग एक ऐसी शूटिंग कर रहे हैं जो कि पहले फ्लॉप हो चुकी। तो उनका जो कथन था वो गंभीरता लिए हुए नहीं था। विपक्ष के लिए एक ओछा मजाक प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति करता है जिसको लोगों ने बहुत हल्के में लिया, और उसका प्रभाव बजाय पॉजिटिव पड़ने के वो नेगेटिव पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितने प्रवक्ता आज टीवी पर आए, जितने क्रिटिक आए हैं, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। और जो माहौल यूपी में देखने को मिला वो बिल्कुल साउथ से विपरीत था। साउथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बंगाल में एक छुटपुट घटना हुई जिसका कोई बहुत ज्यादा संज्ञान लिया नहीं गया, और बंगाल में दीदी ने अपना काम बड़ी मुस्तैदी से किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और राजस्थान ने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया, जिसको हम अंडर करंट कहते हैं। वो भाप नहीं पाए कि ये कितने वोल्टेज का करंट है, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मुझे लगता है बीजेपी आज औंधे मुंह गिरी है। हो सकता है कि आज शाम को जब फाइनल रिपोर्ट आ जाए 7 बजे, उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बीजेपी बुलाएगी
और 26 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी। पहला धक्का जो धीरे से लगना था वो जोर से लगा है। ये बीजेपी को मैसेज मिल चुका। बीजेपी घबराई हुई अपने दफ्तरों की तरफ ना भागकर वापिस अपने घरों में जाकर एक दूसरे को टेलीफोन करती हुई नजर आ रही है और ये विचार करने पर बाध्य हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी विवेचना शाम के 7 बजे के बाद फाइनल फिगर आने के बाद आपको कुछ बीजेपी में अंदरूनी हलचल बाहर आती हुई नजर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो कॉन्फिडेंस आज विपक्ष ने संगठित होकर दिया है वो बहुत लाजवाब है। मेरी कम से कम उम्मीद से वो बहुत अच्छा भी है, शालीन भी है, और जो टारगेट अचीव करना चाहिए, जो अर्जुन की आंख होनी चाहिए, वो अर्जुन की आंख उस चिड़िया पर थी कि तीर निशाने पे लगे, वो तीर निशाने पे लगा है। मुझे लगता है कि आज से रिवर्स गाड़ी जानी शुरू हो गई, 5 गियर फेल हो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, एक खास चीज मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मौका है मेरे पास।